नमो नमः सर्वेभ्यो मित्राणि एवं प्रिय छात्रांश। आज फिर से एक बार इस हिंदी व्याकरण की ज्ञान गंगा में स्वागत है एवं अभिनंदन है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं हिंदी भाषा का व्याकरण। आज का हमारा जो बिंदु रहेगा भाषा शब्द को लेकर के आगे रहेगा, ठीक है। तो आइए भाषा में प्रवेश करते हैं। भाषा शब्द के बारे में पहले हम समझेंगे, देखेंगे कि हम लोग पढ़ने वाले हैं आगे हिंदी भाषा का व्याकरण। किसका क्या पढ़ने वाले हैं? हिंदी भाषा का व्याकरण है। तो हमें व्याकरण के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी हो गई है। हिंदी हमारी भाषा है तो हमें पता होना चाहिए कि भाषा होती क्या है, ठीक है। हिंदी भाषा का व्याकरण देखा जाए तो सर्वप्रथम हमें ये 4 से 5 शब्दों या 3 शब्दों का हमारे पास ज्ञान होना चाहिए। भाषा, व्याकरण और हिंदी। हिंदी हमारी भाषा है तो बात आती है भाषा क्या होता है। अगली बात है व्याकरण, तो व्याकरण क्या होता है। तो व्याकरण के बारे में पहले ही बातें बता दी गई हैं। अब बात आती है भाषा क्या होता है। तो आइए शुरुआत करते हैं कि भाषा शब्द के बारे में। कहते हैं भाषा, भाषा शब्द की जो व्युत्पत्ति होती है वह बनता है हिंदी के अनुसार भाष में जब हम आ प्रत्यय जोड़ते हैं, और जब संस्कृत की बात करें तो भाष शब्द मूल शब्द में हम जब टाप प्रत्यय जोड़ते हैं तब बनता है भाषा शब्द। क्या बनता है? भाषा शब्द। इन शब्दों के योग से, इन प्रत्यय उपसर्ग के योग से बनने वाला जो शब्द है वह शब्द है भाषा। क्या शब्द है? भाषा। अब आगे आइए चलते हैं। बात आती है किस शब्द की बात करेंगे हम लोग। यहाँ पर जो भाष है, ठीक है, यहाँ पर जो भाष का जो अर्थ होगा वो क्या होगा उसके बारे में चर्चा करते हैं। तो भाष का अर्थ होता है प्रकथन, या छोड़िए, भाष का अर्थ होता है बोलना। क्या होता है? बोलना या कहना। क्या होता है? बोलना या कहना। यानी कि भाषा शब्द बना हुआ है भाष मूल शब्द में आ प्रत्यय जोड़ करके, और यहाँ पर भाष मूल शब्द का अर्थ होता है बोलना अथवा कहना। इस प्रकार से देखा जाए तो जो भाषा का अर्थ होगा, जो भाषा का अर्थ होगा वो क्या होगा? तो सीधी सीधी परिभाषा निकलिए, बोलने से संबंधित है, यानी कि जिसे बोला जा सके, जिसे बोला जाए, जिसे बोला जाए उसे हम भाषा कहते हैं। क्या कहते हैं? हम भाषा कहते हैं किस चीज को? जिसे बोला जाए उसे हम क्या कहते हैं? भाषा कहते हैं। क्या कहते हैं? भाषा। यानी कि भाषा की एक परिभाषा की बात करें तो सीधी सीधी बात है, पहला परिभाषा ही हो जाएगा जिसमें हम लोग बात करेंगे, यानी कि जो या जिसे बोला जाए या कहा जाए उसे भाषा कहते हैं। क्या कहते हैं? भाषा कहते हैं, ठीक है। ये तो हो गया शाब्दिक अर्थानुसार है, ये भाषा की परिभाषा है। शाब्दिक अर्थ के अनुसार भाषा शब्द की परिभाषा क्या होगी? तो चूंकि हम जानते हैं कि भाषा शब्द जो बना हुआ है भाष मूल शब्द से, और इस मूल शब्द का जो मूलार्थ है, जो मूल अर्थ है वो होता है बोलना अथवा कहना। इस प्रकार से भाषा शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है जिसे बोला जाए, और भाषा की परिभाषा क्या होगी? जिसे बोला जाए अथवा कहा जाए उसे भाषा कहते हैं। अब आइए हम बात करते हैं कि कुछ बातें अन्य हैं। कहते हैं कि जो भाषा होती है, ठीक है, जो भाषा होती है यह वास्तव में देखा जाए तो विचार विनिमय का साधन है। क्या साधन है? किसका? विचार विनिमय का साधन है। विचार विनिमय का साधन है। बात आती है कि जैसे देखिए, बात पहले समझ लीजिए, जैसे हमें यदि
कहीं एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना है तो हमें सहारा लेना पड़ता है किसी वाहन सुविधा का, किसी बस का, किसी साइकिल का, गाड़ी का इत्यादि के द्वारा, उस साधन के द्वारा हम अपने गंतव्य तक पहुंच जाते हैं। ठीक इसी तरीके से हमारे मन में जो विचारधाराएं चल रही हैं, जो भावनाएं चल रही हैं, जो हमारे मन में जो कुछ भी जो थॉट्स आते हैं, उनको हमें यदि दूसरों तक पहुंचाना है तो उसको पहुंचाने के लिए जिस माध्यम का हम प्रयोग करते हैं, जिस माध्यम का हम प्रयोग करेंगे वही माध्यम क्या कहलाएगा, भाषा कहलाएगा। जैसे देख करते हैं कि ठीक है, ये कोई दो प्राणी हैं, ठीक है, ये दो प्राणी हैं, एक का नाम हम लोग लिख लेते हैं चंगूलाल, ठीक है, और एक का नाम है मंगूलाल। कहते हैं इनके दिमाग में कुछ चल रहा है, क्या चल रहा है, कुछ है ना कुछ चल रहा है, और ये दोनों कुछ आपस में, ये आदमी हैं जो मंगूलाल हैं, ये चंगूलाल से कुछ कहना चाहते हैं, और जो चंगूलाल हैं वो मंगूलाल से कुछ कहना चाहते हैं। तो इन दोनों के मन में जो चल रहा है उसको दूसरे से बताने का जो प्रयास करेंगे, और जिस माध्यम से बताएंगे उस मीडियम को, उस साधन को, उस माध्यम को ही हम क्या कहते हैं, भाषा कहते हैं। इन दोनों के बीच जो व्यवहार का माध्यम बनेगा, क्या बनेगा, माध्यम बनेगा, वही वास्तव में क्या होगा, भाषा। उस माध्यम को क्या कहते हैं, भाषा कहते हैं। अर्थात हमने ये समझा कि भाषा कुछ होता नहीं है, बस ये बस याद कर लीजिए कि भाषा एक माध्यम है जिसे से हम आपको बोल रहे हैं, हम आपको पढ़ा रहे हैं, हमारे मुख से कुछ शब्द निकल रहे हैं, हमारे मस्तिष्क में बहुत सारे विचार चल रहे हैं, इस विचारों को हम आप तक पहुंचा रहे हैं। तो ये पहुंचाने वाला जो माध्यम है, ये जो वाक व्यवहार की जो क्या नाम है संपदा है, या जो हम बोल रहे हैं वो आप तक पहुंच रहा है, वह किस माध्यम से, हमारी भाषा के माध्यम से। हम हिंदी भाषी हैं, आप भी हिंदी भाषी हैं, आप हिंदी भाषा को समझते हैं, हम भी हिंदी भाषा को समझते हैं। तो ये दोनों आपस में मिल करके जो विचार हैं उसका आदान प्रदान कर ले रहे हैं। यानी कि जो भाषाओं विचारों का आदान प्रदान हो रहा है, जैसे चंगूलाल ने मंगूलाल के ऐसे अपने मन के विचारों को बता दिया, तो जो परस्पर एक दूसरे से विचारों का आदान प्रदान हो रहा है उस चीज को हम क्या कहते हैं, भाषा कहते हैं। इसी नाते हमने लिखा है क्या कि जो भाषा होता है वह विचार विनिमय का साधन होता है। किसका साधन होता है, विचार विनिमय का साधन। यहाँ पर देखिए शब्द आया विनिमय, विनिमय का अर्थ होता है आदान प्रदान। क्या होता है, आदान प्रदान, लेन देन, ठीक है। और यहाँ पर जो विचार शब्द आया इसको थोड़ा सा जान लेते हैं। कहते हैं जो विचार शब्द है ये कहीं न कहीं देखा जाए कि ये बना है V+4 से, और 4 बना है च्री प्लस अ से। किससे बना है, च्री प्लस अ से बना हुआ है। जहां पर वी का अर्थ होता है, देखिए अब इसका विचार का शाब्दिक अर्थ क्या हो जाएगा, विचार का जो शाब्दिक अर्थ है वह है अमूर्त ध्वनि। क्या है, अमूर्त ध्वनि। बात आती है एक शब्द हमने एक नया लिख दिया, वो है अमूर्त। इस अमूर्त का मतलब क्या होता है, अदृश्य। क्या होता है, अदृश्य, यानी कि जो दिखे ना, जो दिखता नहीं है उसे हम क्या कहते हैं, अमूर्त कहते हैं। क्या कहते हैं, अमूर्त। ये इस प्रकार देखा जाए तो जो विचार होता है वह अदृश्य इकाई है। क्या है, अदृश्य इकाई है, वह अमूर्त ध्वनि है। लेकिन देखा जाए अमूर्त इकाई कहा जाए, ठीक है, ज्यादा अच्छा रहेगा, अमूर्त इकाई है, ठीक है। और दूसरी बात है विचार जो होता है वह ध्वनिहीन होता है। क्या होता है, ध्वनिहीन, ध्वनिहीन, यानी कि विचारों में कोई ध्वनि नहीं होती है। जैसे हम सोच रहे हैं तो क्या आवाज आ रही है, विचार जो हम सोच रहे हैं, जो कुछ बातें हम सोच रहे हैं, जो सोच सोच कर पढ़ा रहे हैं, क्या यह आपके पास जो ध्वनि जा रही है, विचार दिमाग में चल रहा हो, कोई आपके पास जा रही है, नहीं। यानी कि विचार का क्या अर्थ है, शाब्दिक। शाब्दिक देखा जाए तो भाषा की एक ऐसी इकाई
जिसमें कोई भी ध्वनि नहीं होती है उसे विचार कहते हैं। भाषा की एक ऐसी इकाई या भाषा का एक ऐसा उपादान कारक या भाषा का एक ऐसा तत्व है जिसके पास स्वयं की ध्वनि नहीं होती है और वह ना ही दिखाई देता है, उसे हम क्या कहते हैं? विचार कहते हैं। क्या कहते हैं? विचार कहते हैं। अब आइए आगे देखते हैं। तो हमने बता दिया कि भाषा क्या होता है। तो भाषा विचार विनिमय का साधन है। विनिमय का अर्थ होता है आदान प्रदान अथवा लेन देन। विचार का अर्थ होता है ये बना है V+4 से, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है अमूर्त इकाई, यानी कि जो अदृश्य इकाई होती है उसे हम विचार कहते हैं। अब आइए आगे चलते हैं। भाषा का जो ये अन्य रूप है, ठीक है। अब भाषा के देखेंगे प्रकार, ठीक है। तो हमने ये चीज समझ लिया क्या भाषा का। अब तक हमने समझा कि भाषा क्या है, जिसे कहा जाए। क्या कहा जाए? जिसे कहा जाए, ठीक है। अगली बात हमने समझा भाषा जो है वह विचार विनिमय का साधन है। विचार विनिमय का साधन है, ठीक। इतनी बातें हम लोगों ने पढ़ लिया है। इतनी सारी बातों को हमने पढ़ा। अब देखिए आगे चर्चा करते हैं कि जो विचार विनिमय है ना, जो हम लोग आपस में मतलब बातचीत कर रहे हैं, अपने व्यवहार को आगे बढ़ा रहे हैं, अपने मन के विचारों को एक दूसरे से संप्रेषित कर रहे हैं, आदान प्रदान कर रहे हैं, ये कितने माध्यम से कर सकते हैं, कितने तरीके हैं जिसके द्वारा हम कर सकते हैं। तो देखिए जब हम बोल रहे हैं तो ये तो हो गया बोल करके। कुछ बातें जब हम बोल कर रहे हैं, जैसे मान लीजिए हम लिख कर बता रहे हैं, ये हो गया लिख करके, लिखित हो गया। और कुछ बातें ऐसी होंगी जिससे हम संकेत माध्यम से, कभी कभी हम संकेतों का भी प्रयोग करते हैं व्यवहार में, तो उसे हम क्या कहेंगे? सांकेतिक भाषा कहेंगे। इस प्रकार से देखा जाए तो जो भाषा के जो प्रकार बनते हैं, भाषा के प्रकार, यह मूलतः 3 बनते हैं। कितने बनते हैं? 3। कौन कौन? एक होता है मौखिक, दूसरा है लिखित और तीसरा है सांकेतिक। कौन कौन सा है? एक है मौखिक, दूसरा है लिखित, तीसरा है सांकेतिक, ठीक है। अब बात करते हैं एक एक बात की कि मौखिक क्या होता है, लिखित क्या होता है और सांकेतिक क्या होता है। तो देखिए सबसे पहली बात हम लोग चर्चा करेंगे मौखिक भाषा की। किसकी भाषा की? मौखिक। देखिए अब मौखिक से बना है मुख प्लस इक से। किससे बना हुआ है? मुख प्लस इक से बना हुआ है, जिसका मतलब होता है मुख से संबंधित है। मुख से संबंधित, यानी कि एक ऐसी भाषा जो मुख से संबंधित है। अब यहाँ पर मुख का जो शब्द है इसका भाव क्या है इसको समझिए। इस मुख का अर्थ क्या है? तो मुख का अर्थ है ध्वनि से। किससे अर्थ है? ध्वनि से। और कैसी ध्वनि से? तो सार्थक ध्वनि से। कैसी ध्वनि से? सार्थक ध्वनि से, ठीक है। अब देखिए मौखिक भाषा क्या होता है, तो यानी कि एक ऐसी भाषा या भाषा का एक ऐसा रूप जिसे हम बोलकर प्रकट करते हैं, बताकर, यानी कि ध्वनि करके हम प्रकट करते हैं। ऐसी भाषा के रूप को, ऐसे भाषा के रूप को हम क्या कहते हैं? मौखिक भाषा कहते हैं। मौखिक भाषा किसे कहते हैं? तो मौखिक भाषा भाषा का एक रूप है जिसमें हम अपने विचारों को, अपने भावों को बोलकर प्रकट करते हैं, उसे हम मौखिक भाषा कहते हैं। उदाहरण के रूप में देखा जाए तो देख लिया जाए तो एग्जाम्पल में देखेंगे, जैसे भाषण देना। भाषण देना। अगला है बातचीत करना। बातचीत करना। चुगली करना। कविता का पाठ करना। कविता का पाठ करना। अन्य बहुत सारे हमारे पास उदाहरण हैं जिसका प्रयोग हम क्या करते हैं? मौखिक भाषा के रूप में करते हैं, ठीक है। तो मौखिक भाषा क्या होता है?
मौखिक भाषा भाषा का एक ऐसा रूप है जिसके अंतर्गत हम अपने विचारों को बोलकर प्रकट करते हैं, बताते हैं, उसे हम मौखिक भाषा कहते हैं। जिसका उदाहरण हमने लिख दिया, भाषण देना, बातचीत करना, चुगली करना, कविता पाठ करना। जब कोई व्यक्ति भाषण देता है तो उसके मुख से क्या निकलते हैं? शब्द। क्या निकलते हैं? शब्द। जब कोई व्यक्ति बातचीत आपस में करता है तब भी मुख से क्या निकलते हैं? शब्द निकलते हैं। कोई व्यक्ति चुगली भी करता है तो क्या निकलता है? शब्द निकलता है। फिर कहते हैं कविता का पाठ करना है। जैसे कोई कह दे, नर हो न निराश करो मन को, कुछ काम करो, कुछ काम करो, जग में रह कर कुछ नाम करो, यह जन्म हुआ किस अर्थ हो, समझो जिससे व्यर्थ न हो। ये कविता का पाठ है। बहुत सारी कविताएं हैं, आपको आगे मिलेंगे। इसमें बहुत सारी बातें क्या है, देखिए अब जब कोई व्यक्ति कविता पढ़ रहा है, जैसे एक बहुत ही सुंदर कविता है मनुष्यता। मनुष्यता एक बहुत ही अच्छी कविता है जिसमें हम लोग मनुष्यता के बारे में समझते हैं। जिससे कहा गया उसमें, विचार लो कि मृत्यु हो न मृत्यु से डरो कभी, मरो परंतु यों क मरो की याद तो करे सभी, हुई न यो सो मृत्यु तो वृथा जिए वृथा मरे, मरा नहीं वही कि जो जिया न आपने लिए, यही पशु प्रवृत्ति है कि आप ही चरे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। इसे कविता पाठ कहते हैं। अब कविता पाठ में लय तुक इत्यादि का ध्यान दे करके बोल रहे हैं, लेकिन इसमें मूल ध्येय क्या है हमारा? शब्द निकल रहे हैं, ध्वनि निकल रही है। तो जब जिस भी भाषा का रूप हो, भाषा के कैसा, उसमें ध्वनि का हमें, और सार्थक ध्वनि, ये नहीं कि हम कुछ कह दें क्या निकल गया। कोई भी आप शब्द बोल दिए, कोई भी इधर उधर की बातें बोल दी, इधर उधर की मतलब कि जिसमें कोई अर्थ नहीं है, अर्थहीन हो जाए, ऐसी ध्वनि जो अर्थहीन हो जाए तो उसे हम सांकेतिक भाषा में रखेंगे। ध्यान सुनिए बात को, कि जब तक हमारे पास सार्थक ध्वनि है तब वही वह क्या कहलाएगी? मौखिक भाषा कहलाएगी। जैसे ही निरर्थक ध्वनि निकलने लगी तो निरर्थक ध्वनियाँ क्या कहलाएंगी? सांकेतिक भाषा में परिगणना करी जाएगी। जैसे लिख दिया चू चू म्याऊ म्याऊ, ये सब क्या है? सांकेतिक हैं। क्योंकि देखेंगे कि यदि हम लोग को भूख प्यास इत्यादि लगेगी तो अलग अलग शब्द हैं, लेकिन जो जानवर हैं, जो पशु हैं, जो अन्य प्राणी लोग हैं, उनको चाहे जो लगेगा तो उनकी एक फिक्स, एक ही निर्धारित ध्वनि है। जैसे कुत्ता भौं करता है, बिल्ली म्याऊ म्याऊ करती है, अलग अलग लोग ऐसे ध्वनियों का प्रयोग करते हैं। तो उनके लिए केवल एक ही शब्द है, एक ही ध्वनि है, जो यदि देखा है तो हम लोग की दृष्टि से निरर्थक ही है, क्योंकि हम लोग समझ नहीं पाते हैं। तो यानी कि भाव क्या है? मौखिक भाषा ऐसी भाषा का रूप है, या मौखिक भाषा भाषा का वह रूप है जिसमें हम सार्थक ध्वनियों का उच्चारण करते हैं, या सार्थक ध्वनियों के द्वारा अपने व्यवहार को प्रस्तुत करते हैं। ठीक, अब आते हैं, और एक बात और याद करिए, मौखिक भाषा को ही हम कहते हैं, अन्य नाम में चर्चा करेंगे, आदिम भाषा। क्या कहते हैं? आदिम भाषा। क्या कहते हैं? आदिम भाषा। इसी को ही हम आरंभिक भाषा भी कहते हैं। क्या कहते हैं? आरंभिक भाषा। क्या कहते हैं? आरंभिक भाषा, या इसी को अभ्रंश के रूप में लिख लीजिए, शुरुआती भाषा। शुरुआती भाषा, ठीक है। तो ये हो गया भाषा के में जो मौखिक भाषा है उसके अपर नाम, ठीक है। कौन कौन से मौखिक भाषा को और किस नाम से जानते हैं? आदिम भाषा के नाम से, आरंभिक भाषा के नाम से, और शुरुआती भाषा के नाम से भी जानते हैं। अब आगे चलते हैं। मौखिक के बाद आता है लिखित भाषा। कौन सी भाषा आता है? लिखित भाषा। अब लिखित शब्द ही बना हुआ कैसे? लिखना प्लस इत से। किससे बना हुआ है? लिखना प्लस इत से। अच्छा, कुछ लोग लिख भी मानते हैं, इसे घोड़ाइएगा मत, ठीक है। दूसरा हमारा ये है, कहते हैं कि, ठीक है, ठीक है, देखिए लिखना जो इसका मतलब बना हुआ है किससे? लिखना प्लस इत से बना हुआ है। इत जब जुड़ जाएगा तो विशेषण हो जाएगा। क्या हो जाएगा? विशेषण हो जाएगा। तो देखिए लिखना प्लस इत से मिलकर बना हुआ है, तो यहाँ पर लिखना के प्लस इत से मिलने के कारण से यहाँ पर जो लिखित भाषा का शाब्दिक अर्थ होगा, यानी क्या हो जाएगा?
जिसे लिखा गया हो, जिसे लिखा गया हो। यानी कि भाषा का भी कैसा रूप आ गया जिसमें हम अपने विचारों का आदान प्रदान, विचारों का प्रकटीकरण, विनिमय हम बोल कर न करके हम लिख कर करेंगे। जैसे बहुत सारी बातें होती हैं जिसमें हम लिख कर बात करते हैं, एक दूसरे को जो संप्रेषण का माध्यम बनता है वह लिखित माध्यम से बन जाता है। जैसे कोई व्यक्ति यदि पत्राचार कर रहा है, किसी को पत्र लिख रहा है, किसी को लेटर लिख रहा है, तो अपनी बातों को वह किस माध्यम से प्रकट कर रहा है, वह लिख कर प्रकट कर रहा है। जैसे यदि आपको किसी भी ऑफिस में, किसी कार्यालय में जा करके अपनी बात को रखना हो तो ऐसे नहीं धड़धड़े चल जाएं और अपनी बात को रख दें, ऐसे नहीं होता। हर चीज़ का एक वहाँ पर एक प्रोसीजर है, एक तरीका है, एक विधि है, एक प्रावधान है, जिसमें हम पहले लिखित भाषा कुछ एक पत्र देंगे, फिर जाकर के हमारा वहाँ पर अर्जी लगेगा। अर्जी यानी कि वहाँ पर लोग बुलाएंगे जब उनके पास समयावधि प्राप्त होगी। तो ये प्रोसीजर है उसके लिए। यानी किसी भी डीएम से बात करने जाना है तो इसे धड़ल्ले बात हो नहीं जाएगा, किसी माध्यम से बात करेंगे या कोई यदि हम समस्या तो उसको लेटर पर लिख कर देंगे तब उस पर कार्रवाई होगी। यानी कि वहाँ पर जो कार्रवाई का माध्यम है वो कौन बन रहा है, लेटर बन रहा है। कौन बन रहा है, लेटर। यानी पत्राचार के द्वारा भी हम यदा कदा अपने व्यवहार को संचालित करते हैं। तो यानी कि देखा जाए तो लिखित भाषा क्या हो गया, तो यह लिखित भाषा का शाब्दिक अर्थ हो जाएगा जिसको लिख दिया गया है। यानी कि अब लिखित भाषा की परिभाषा की बात करें तो जिस, यानी कि ऐसा रूप जिसमें हम भाषा का ऐसा रूप जिसमें हम विचारों का आदान प्रदान, विचारों का आदान प्रदान, विचारों का आदान प्रदान लिख कर करते हैं। किसके द्वारा करते हैं, लिख कर करते हैं, उससे हम क्या कहते हैं, लिखित भाषा कहते हैं। क्या कहते हैं, लिखित भाषा कहते हैं। यानी कि भाषा का एक ऐसा रूप जिसमें हम अपने व्यवहार को संचालित करने के लिए लिखकर या लेखनी का प्रयोग करते हैं, लिखकर बातों का संप्रेषण करते हैं, उसे हम लिखित भाषा कहते हैं। अंतिम बार बोल रहा हूँ, लिखित भाषा भाषा का एक ऐसा रूप है जिसमें हम अपने विचारों का आदान प्रदान या व्यवहार संचालन लिख कर करते हैं, उसे हम लिखित भाषा कहते हैं। जैसे देखेंगे यदि उदाहरण की बात करें तो बहुत सारे उदाहरण इसमें मिल जाएंगे आपको। आपके आसपास की भाषा हम लोग बोल रहे हैं तो इसके पास उदाहरण भी आपके पास बहुत सारे मिल जाएंगे, ठीक है। जैसे कह रहा है पत्र लिखना, क्या लिखना, पत्र लिखना। जैसे मार्कशीट तैयार करना, मार्कशीट तैयार करना। फिर कहते हैं कि कॉपी पूरा करना, कॉपी पूरा करना, कॉपी पूरा करना। कॉपी की हिंदी होती है संचिका। क्या होती है, देखिए इसका हिंदी होता है संचिका। क्या होता है, संचिका, ठीक है। कॉपी पूरा करना इत्यादि बहुत सारे आपको एग्जाम्पल मिल जाएंगे, ठीक है। तो लिखित भाषा का एग्जाम्पल क्या है, पत्र लिखना, मार्कशीट तैयार करना, कॉपी पूरा करना, किसी से लिख करके बात करना, ठीक है। कोई संदेश भेजना हो या चिट्ठी लिखना, कर सकते हैं, चिट्ठी लिखना हो जाएगा, ठीक है। अब देखेंगे इसके बारे में अन्य नाम की चर्चा करेंगे, ठीक है। क्या चर्चा करेंगे, अन्य नाम की। तो देखिए अन्य नाम की बात करें तो इसका पहला नाम है लिखित भाषा का, अगला नाम है मुद्रित भाषा। क्या नाम है, मुद्रित भाषा। फिर नाम है टंकित भाषा। क्या नाम है, टंकित भाषा। फिर इसे कहते हैं हम, ठीक है, टंकित भाषा हो गया। फिर कहते हैं मध्यस्थ भाषा। क्या भाषा है, मध्यस्थ
भाषा। ठीक है, ये 3 नाम इसके भी हैं, या इसमें से मुख्य 2 ही हैं। कौन कौन से? मुद्रित भाषा और टंकित भाषा। मुद्रित माने जानते हैं? मुद्रण, जैसे किताब को पीछे लिखता है फलाने मुद्रण, माने मुद्रण का मतलब है छापना। क्या होता है? छापना। और छापने का काम कौन करता है? टंकाचार्य। लिपिक जानते हैं? क्लर्क, जैसे क्लर्क कहते हैं उसी को टंकाचार्य या टंकित उसी शब्द कहते हैं। टाइप करना, टंकित माने समझिए टाइप करना। क्या करना? टाइप करना। मुद्रित माने छपना। क्या होता है? छपना, यानी कि कोई चीज लिखा गया, ओरल बोल दिया गया, उसको क्या कर दिया गया? टाइप कर दिया, उसे कहते हैं मुद्रित। और टंकित का भाव क्या है? टंकित माने टाइप करना। ठीक, तो ये हो गया लिखित भाषा के बारे में। और एक बात याद कर लीजिए कि अब कि तीसरा है सांकेतिक भाषा। कौन सी भाषा है? सांकेतिक भाषा। तो ये सब बना हुआ है संकेत प्लस इक से। किससे बना हुआ है? संकेत प्लस इक से बना हुआ है। किससे बना हुआ? संकेत प्लस इक से बना हुआ है, जिसका अर्थ है संकेत से संबंधित। क्या? संकेत से संबंधित, जिसका शाब्दिक अर्थ ये है संकेतों से संबंधित। क्या हो जाएगा? संकेतों से संबंधित। अब देखिए, यानी कि सांकेतिक भाषा क्या हो गया? यानी कि एक ऐसी भाषा या ऐसा वाक व्यवहार जिसमें हम अपने विचारों का आदान प्रदान, अपने विचार विनिमय का जो स्रोत ढूंढते हैं, वह इशारे ढूंढते हैं, संकेत ढूंढते हैं। जैसे बहुत सारे आपको सांकेतिक भाषा के उदाहरण मिल जाएंगे। जैसे कोई आप रोड पर जा रहे हैं और पीछे से कोई व्यक्ति हॉर्न देता है। क्या देता है? हॉर्न बजाता है। तो वो हॉर्न बजाना, जो हॉर्न बजाना है, ठीक है, हॉर्न बजाना, ये वो व्यक्ति ये नहीं कह रहा कि हट जाओ, लेकिन ये है हॉर्न बजा रहा है, तो इसका संकेत अर्थ यही निकल रहा है कि आपको वहां से हट जाना है, साइड दे देना है। तो हॉर्न बजाना यानी कि क्या हो जाएगा? सांकेतिक भाषा का उदाहरण हो जाएगा। जैसे जो रोड के किनारे जो लगे हुए क्या नाम निर्देश चिन्ह होते हैं, जो सिग्नल्स होते हैं, क्या होते हैं? निर्देश चिन्ह। ठीक है, जो इंडिकेटर्स लगे होते हैं, जैसे देखेंगे तो कुछ इस टाइप लगे रहते हैं। जैसे ऐसे बना हुआ है तो कहता है इधर चलना है, तो फिर ऐसे बना हुआ है तो कहता है ऐसे, तमाम तरह के बने रहते हैं, नहीं बने रहते हैं। तो ये सभी क्या है? सांकेतिक भाषा के उदाहरण है। एक बात और याद कर लीजिए, जैसे हर एक ध्वनि जिसका कोई अर्थ नहीं निकल रहा है, वह सभी क्या हो जाएंगे? सांकेतिक भाषा में। जैसे पक्षियों की आवाज़ हो जाएगी सांकेतिक भाषा में, सभी जानवरों की जो आवाज़ हो जाएगी वह भी क्या हो जाएगी? सांकेतिक भाषा के अंतर्गत आ जाएगी। किस भाषा के अंतर्गत? सांकेतिक भाषा के अंतर्गत है। यानी कि सांकेतिक भाषा का मूल अर्थ बस इतना है कि ध्वनि निकले, लेकिन वह ध्वनि कैसी होनी चाहिए? निरर्थक होनी चाहिए। उस ध्वनि का कोई अर्थ नहीं होना चाहिए। हाँ, संकेतार्थ होना चाहिए कि हाँ, इस ध्वनि का ऐसा मतलब निकाल सकते हैं। मूलार्थ मतलब क्या है? उसका मूलार्थ ये है कि उसका कोई अर्थ ही नहीं है, लेकिन संकेतार्थ क्या है? यानी कि संकेत में वो अर्थ देगा। ये नहीं है कि कोई कह दे, जैसे यदि कह दिया कोई गाड़ी का हॉर्न बजा दिया तो इसका मतलब हटना है, लेकिन सब लोग हट थोड़ी जाते हैं, सब लोग वहां से हटने का प्रयास थोड़ी करते हैं। तो यहाँ पर हॉर्न बजाना एक संकेत है। ये कोई ने हॉर्न बजा, पी का कोई अर्थ नहीं होता है। यहाँ पर पी में कब जोड़ेंगे, कौन सा प्रत्यय है, कौन सा उपसर्ग है, कौन सा मूल शब्द है, कोई किसी को नहीं पता है। तो यहाँ पर जो ये संकेत अर्थ में दिया जाता है, यानी कि इसको मान लिया गया कि हॉर्न बजाएगा तो वह व्यक्ति किनारे हो जाएगा। लेकिन यदि कोई कह दिया मानव है, कृष्ण है, राधा है, अन्य जो शब्द हैं, इन सभी का अर्थ निकलता है। कृष्ण शब्द का अर्थ कर्षयति इति कृष्ण, यानी कि जो दूसरे लोगों को आकृष्ट करे, जो आकर्षण करे, उनको अट्रैक्ट कर ले, उसे कृष्ण कहते हैं। चुंबक का भी नाम क्या होता है? कृष्ण होता है। राम का अर्थ क्या होता है? जैसे राम एक शब्द है, राम में भी एक ध्वनि है, और ध्वनि में कैसी ध्वनि है? सार्थक ध्वनि है। इसका एक अर्थ है, एक विशेष अर्थ है। रमन्ते यस्मिन योगिनः स रामः, जिसमें योगी लोग रमण करते हैं, जिसका ध्यान योगी लोग करते हैं, उन्हें हम राम कहते हैं। भरतीत इति भरतः, यानी जो लोगों का भरण पोषण किया या भरण पोषण करता है, उसे हम क्या कहते हैं? भरत कहते हैं। क्या कहते हैं? भरत कहते हैं। तो यानी कि जो सार्थक शब्द हैं, कहीं न कहीं जो सार्थक ध्वनियां हैं, उनके लिए सार्थक शब्द बनाए गए हैं। और जब सार्थक शब्द तो उसमें अर्थ है होना है ही, इसमें कोई भी संशय नहीं है। यानी कि ऐसी सभी ध्वनियां जिनका कोई अर्थ निकलता है,
उन्हें हम मौखिक भाषा कहेंगे। और ऐसी सभी ध्वनियां जिनमें कोई अर्थ नहीं निकलता है, मत संकेत समझा जाता है, उसे हम सांकेतिक भाषा कहेंगे। तो जितना बात आप लोग को समझ में आ गई होगी। अब अगली बात है, हम लोग अगली कक्षा में चर्चा करने वाले होंगे, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। आप इस बिंदुओं को तैयार कर लीजिए, तब जाकर के आगे बढ़िएगा, क्योंकि यह जब तक तैयार नहीं करेंगे, आगे समझाने का पूरा प्रयास तो मेरा है रहेगा पूरा 100%, लेकिन जब तक पिछली बातों को, जब तक सीढ़ी, हर चीज़ का एक स्टेप है, हर चीज़ का एक नियम है, हर एक चीज़ का गतिविधि है, विधि है, प्रविधि है, उसको जब तक फॉलो नहीं करेंगे, उसका अनुसरण नहीं करेंगे, तब तक हम अपनी सफलता के लिए कोई भी उसमें कह सकते हैं कि पावर नहीं रहेगा, क्षमता नहीं रह जाएगी। भाव क्या है मेरे कहने का कि यदि सीढ़ी बनाई गई है तो एक से सीढ़ी दूर कूदने में कोई भलाई नहीं है। पैर भी टूट सकता है, टूट सकता है, नहीं टूट सकता है, टूट जाएगा। तो प्रयास ये करना है कि हर एक कक्षा को अटेंड करिए और नोट्स प्रॉपर बनाइए। और आप लोग इस नोट्स को आप चाहे तो व्हाट्सएप नंबर पर भेज भी सकते हैं। यदि आप लोगों की इच्छा होगी तो आप कमेंट करिएगा, तो उसमें हम अपना व्हाट्सएप नंबर सेंड करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। आशा करते हैं ये जो हमने पढ़ाया इसको आपको कुछ समझ में आया गया होगा, और पूरा प्रयास रहता है कि कक्षा में ही हर एक बातों को हम याद करवा दें। ठीक, एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं कौन कौन सी चीज़ें हैं। देखिए, हमने बताया भाषा शब्द क्या होता है। भाषा शब्द बना है भाष प्लस आ से, ये हिंदी में है। भाष प्लस टाप यानी कि ये संस्कृत में है, ठीक है, ये है संस्कृत में है, जिसका भाष शब्द का अर्थ होता है बोलना अथवा कहना। क्या होता है? बोलना अथवा कहना, यानी कि भाषा शब्द का अर्थ क्या हो जाएगा? जिसे बोला जाए। यानी कि भाषा की परिभाषा मैंने पहला बता दिया, कौन सा चीज है परिभाषा, कैसी परिभाषा है? जिससे बोला जाए या कहा जाए, उसे हम क्या कहते हैं? भाषा कहते हैं। फिर हमने बताया कि भाषा क्या है, तो भाषा विचार विनिमय का साधन है। जहाँ पर हमने एक एक शब्द की बात किया, साधन यानी कि माध्यम होता है। विनिमय का अर्थ क्या होता है? आदान प्रदान करना, लेन देन करना। विचार का भाव क्या है? अमूर्त इकाई, यानी कि एक ऐसी ध्वनि, एक ऐसे भाव, यानी कि भाव। विचार क्या होता है? यानी भाषा की एक ऐसी इकाई जो केवल मस्तिष्क से सीमित है और ध्वनित होती है, जिसके पास ध्वनि नहीं होती है, उसे हम क्या कहते हैं? विचार। यानी कि भाषा का एक परिप्रेक्ष्य देखा जाए, भाषा के एक छोटा सा देखा जाए या परिभाषा, तो भाषा एक ऐसा माध्यम है या ऐसा साधन है जिससे हम विचारों का विनिमय करते हैं। फिर हमने बताया कि जो भाषा चंगुलाल है और मंगूलाल है, इन दोनों के दिमाग में कुछ चल रहा है, और इस दिमाग में चल रहे विचारों को यदि दूसरे तक व्यवहार पहुंचाना है, इनको यहाँ तक, इनको यहाँ तक, चंगुलाल को मंगूलाल से, मंगूलाल को चंगुलाल से पहुंचाना है, तो उसके लिए जो माध्यम प्रयोग करेंगे उस माध्यम का नाम क्या हो जाएगा? भाषा हो जाएगा। इसने तो हम लिख दिया, व्यवहार का जो माध्यम वो क्या होगा? भाषा होगा। इसके बाद हमने बताया कि भाषा से हमने इतनी बातें कंक्लूड की, सम्मिलित की, समाहित की, क्या कि जिसे कहा जाए उसे भाषा कहते हैं, और विचार विनिमय का जो साधन होगा वह क्या होगा? भाषा होगा। अगली बात, भाषा के प्रकार हमने बताया। भाषा 3 प्रकार की होती है, मौखिक, लिखित और सांकेतिक। मौखिक शब्द का अर्थ क्या होता है? मुख से संबंधित। यह शब्द की व्युत्पत्ति होगी मुख प्लस इक से। यहाँ पर मुख का अर्थ ये मुख नहीं है, मुख का यहाँ पर अर्थ ये है कि ध्वनियों से, और कैसी ध्वनियों से? सार्थक ध्वनियों से है। जैसे कोई व्यक्ति, यानी कि हमने फिर बताया मौखिक भाषा का परिभाषा क्या होगा, तो भाषा का एक ऐसा रूप या जब हम विचारों का आदान प्रदान, आपसी तालमेल जब बोल कर प्रकट करते हैं तो उसे हम मौखिक भाषा कहते हैं। जैसे भाषण देना, बातचीत करना, चुगली करना, कविता का पाठ करना। इसके अन्य नाम में हम चर्चा किए। मौखिक भाषा का और किस नामों से जाना जाता है, तो आदिम भाषा, आरंभिक भाषा और शुरुआती भाषा के नाम से जाना जाता है। फिर हमने बताया लिखित भाषा का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, तो लिखना प्लस इट से मिलकर लिखित शब्द बना हुआ है, ये हो जाएगा विशेषण एक प्रकार से। तो यहाँ पर लिखित जो शब्द है उसे क्या भाव अर्थ क्या निकलेगा, तो जिसे लिखा गया हो, अर्थात भाषा का एक ऐसा रूप जिसमें हम विचारों का आदान प्रदान लिख कर करते हैं, उसे हम लिखित भाषा कहते हैं। जैसे पत्राचार करना, मार्कशीट तैयार करना, कॉपी पूरा करना। कॉपी के हमने एक हिंदी बताया संचिका। फिर हमने लिखित भाषा के अपर नाम की चर्चा की है, कौन कौन सा उसे कहते हैं? मुद्रित भाषा, टंकित भाषा और मध्यस्थ भाषा। जिसमें हमने बात किया कि मध्यस्थ भाषा एक गौण रूप में है, ये दोनों क्या है? मुख्य रूप से हैं। फिर हमने बताया सांकेतिक भाषा क्या होता है, तो सांकेतिक भाषा संकेतों से संबंध रखती है
और जैसे हार हो जाना, निर्देश देना, अन्यान जितने भी सिग्नल्स होते हैं वो सभी क्या होते हैं, सांकेतिक भाषा के अंतर्गत आते हैं। आज के लिए बस इतना ही। नमो नमः।